जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली पर। मैं बिहारी सर आज लेकर आया हूँ एक हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह जिसके बारे में अनेक इतिहासकारों ने अनेक अनेक बातें को बताया है। तो सबसे पहले हम 1857 के विद्रोह की चर्चा करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम ये ध्यान में रखते हैं 1857 के पहले, 1857 में, 1857 के बाद आखिर में गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल भी एक टॉपिक है जो मैं भी आपको आगे टॉपिक में बता दूंगा। देखिएगा 1857 की क्रांति के पहले जो था आखिर में कौन थे वहाँ पे उस समय वायसराय, 1857 के पहले। तो 1857 इसका एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि डल कर गया, यानी 1857 के पहले डल कर गया था डलहौजी, इनिंग खेलने केनिंग आया था। यानी वर्तमान में उस समय 1857 के समय में गवर्नर जनरल कौन था, तो इनिंग खेलने केनिंग आया था। अब पटरी पर बैठा था पार मास्टर, पटरी पर बैठा था पार मास्टर। छोड़िए इन सब बातों को, देखते हैं आगे। चलिए हम लोग 1857 का जो विद्रोह है उसको शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं, आखिर में प्रमुख बिंदु के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें पहला है कि उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विद्यार्थी लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। कौन थे? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के गवर्नर जनरल, तो उस समय मैंने अभी आपको बताया कि 1857 के पहले डल कर गया था डलहौजी, इनिंग खेलने केनिंग आया था, इनिंग खेलने केनिंग आया था। तो वही उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए आगे देखते हैं। मुगल सम्राट, आखिर में जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय भारत के दिल्ली या भारत का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर किसका शासन चल रहा था, तो मुगल वंश का अंतिम शासक मुगल सम्राट जिसको हम बोलते हैं बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। उसे हम, उसका एक और नाम है विद्यार्थी, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी उसे पुकारा जाता है, यानी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति। देखिए हर जगह में विद्रोह शुरू हो गया था, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आखिर में हर जगह जब विद्रोह शुरू हो गया था तो विद्रोह को दबाने के लिए पाल्मर्स्टन या लॉर्ड कैनिंग ने एक विद्रोह दबाने के लिए सैनिक यानी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो उसमें कौन थे नियुक्त सेनापति? थे कैंपेवेल। कौन थे? कैंपेवेल। चलिए विद्रोह, आखिर जब विद्रोह शुरू हुआ तो उसका एक प्रतीक चिन्ह रखा गया, एक सिंबल रखा गया। ठीक है, तो सिंबल क्या था? कमल और रोटी, कमल और रोटी। ठीक है, विद्रोह का नारा, विद्रोह का नारा क्या था? विद्रोह का नारा था विद्यार्थी, खल खुदा का मुल्क बादशाह का, वतन सिपाही का, हल्ला बोल मारो फिरंगी को। ठीक है, यह है विद्रोह का नारा। फिर से एक बार नारा को याद करते हैं, खल खुदा का मुल्क बादशाह का, वतन सिपाही का, हल्ला बोल मारो फिरंगी को। ये था नारा। इसी नारे के साथ 1857 का विद्रोह का प्रारूप शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग 1857 के विद्रोह का ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आगे। स्वरूप, आखिर में जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो स्वरूप क्या था, कारण क्या था, प्रारंभ कैसे हो गया, विस्तार मैप में इसे हम आपको दिखाएंगे कि यह विस्तार मैप में किस जगह पे किस क्षेत्र पे था। ठीक है, असफलता के कारण आखिर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये असफल क्यों हो गया, उसके बाद परिणाम, आखिर में जब ये विद्रोह हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्वरूप को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? स्वरूप को। तो देखिएगा स्वरूप में कहता है क्या, इसके स्वरूप को व्यापक आयाम मिले। इसका जो स्वरूप था इसको क्या मिला? व्यापक आयाम, यानी बहुत बड़ा नाम। देखिएगा कुछ इतिहासकारों ने इसे क्रांतिकारी का विद्रोह, यानी 1857 की बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे 1857 की क्रांति कहा। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे 1857 का विद्रोह कहा। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दे दिया। यह जो 1857 का विद्रोह हुआ था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए अगला है, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह, यानी कि जो ये 1857 का विद्रोह चल रहा था इसे सैनिक विद्रोह का नाम दे दिया। किस चीज़ का नाम दे दिया? 1857 को सैनिक विद्रोह का नाम दे दिया। तो ये देखिए ये स्वतंत्रता का, यानी कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसे तो स्वतंत्रता का, यानी कि इसे स्वतंत्रता का संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता का संग्राम किसने कहा? तो ये देखिएगा वीडी सावरकर, जो एक भारतीय इतिहासकार थे। कौन थे? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो थे ये भारतीय इतिहासकार थे और इन्होंने ही बताया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह विद्रोह इस भारत की धरती पर 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का संग्राम था।
और इसी से हमारे देश में फिर नौजवानों में आग बनना शुरू हो गया और इतिहास, और उसके बाद आज हमें आज़ादी मिली है। तो चलिए, था बहुत सारे इतिहासकारों का बहुत सारी बातें थे। चलिए इसके बाद हम लोग कारण को देखेंगे। आखिर में 1857 का विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है। तो कारण में भी बहुत सारे कारण होते हैं विद्यार्थी, तो देखिएगा हम लोग कारण पे चर्चा करेंगे। देखिए कारण में क्या था, कारण राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण भी था। उसके बाद आर्थिक कारण, रुपये पैसे के कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ये सामाजिक और साथ साथ में धर्म की भी अपेक्षा यानी धार्मिक कारण। सैनिक कारण क्या था, और मेन रूप से तत्कालीन कारण क्या था, उस युद्ध का उस समय का तत्कालीन कारण क्या था। तो इन सभी कारणों पर हम विशेष चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं राजनीतिक कारण पे। किस पे आते हैं, राजनीतिक कारण पे। तो देखते हैं राजनीतिक कारण में, राजनीतिक कारण में मैंने आपको बताया कि 1857 के पहले जो थे लॉर्ड डलहौजी, कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, राजनीतिक कारण में देखिएगा लॉर्ड डलहौजी का शासन था। किसका शासन था, 1857 के पहले लॉर्ड डलहौजी का। तो डलहौजी जब आए थे, डलहौजी जब भारत आया था तो उन्होंने एक नीति लागू की थी। क्या थी, एक नीति, एक नियम, जिस नियम का नाम था राज्य हड़प नीति। क्या था, राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति है, उसका एक और नाम था व्यागत नीति। यानी कि जब लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्रों को, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। और इसी के साथ साथ एग्जाम्पल के रूप में आप सतारा को मिला लिया, बाधघाट को मिला लिया, संबलपुर को मिला लिया, जैतपुर को मिला लिया, और उदयपुर को मिला लिया, झांसी को मिला लिया, अवध को मिला लिया, अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया। यानी बहुत सारे क्षेत्रों को राजनीतिक कारण के रूप से इन्होंने, किसने, डलहौजी ने राजनीतिक कारण में क्या किया, मिला लिया बहुत सारे क्षेत्रों को। तो वहाँ के जो क्षेत्र के जो राजा थे, जमींदार थे, उन लोगों ने इस नीति के तहत बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्या किया, राजनीतिक कारण में यही दुख हुआ और उनके विरोध में खड़े हो गए। उनका एक ये इस प्रकार से हुआ, उनके विरोध में चाह रहे थे कि यानी कि जब भी मौका मिलेगा हमें तो इनसे विरोध करना शुरू कर देंगे और लड़ना हम इनसे शुरू कर देंगे। चलिए, तो ये था आपका राजनीतिक कारण। उसके बाद राजनीतिक कारण में और भी कारण थे, जैसे अवध के नवाब, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे, ठीक है। अवध के नवाब जो अंतिम नवाब थे उस समय, देखिए उन पर क्या किया गया, यानी जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हथिया लिया गया। अवध को क्या किया, हथियार, यानी अवध को वहाँ पर कवरेज, अपने कवरेज यानी जमा कर लिया। अवध को वहाँ पर से उसने क्या किया, जमा कर लिया। इसके अलावे और भी बदलाव किए गए, जैसे कि जो परंपरा चल रही थी, जैसे बेलिजली की सहायक संधि हुई थी, उसमें बदलाव किया गया। गोद लेने की परंपरा थी, उसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारे जो राजवाड़े थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे, बोल रहे थे अब ये मतलब उब गए थे एक प्रकार से समझिए तो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्थिक कारण में। किस में आते हैं, आर्थिक कारण में। तो विद्यार्थी देखिएगा आर्थिक कारण में क्या था, करों में वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, करों में वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण किसान लोग पर जो कर था वो कर को बढ़ा दिया गया, तो उनसे वह देने में असफल हो रहे थे। उसके बाद छोटे मोटे जो उद्योग थे उनको समाप्त करना शुरू कर दिया, यानी कि कृषि और उद्योग को जो साथ संधि हुई करते थे दोनों को हटा दिया गया, यानी दोनों को बिछड़ाव कर दिया गया, जिससे एक ऐसी स्थिति आई थी कि अकाल पड़ गया था, भूखमरी की स्थिति आ गई थी, ऐसी स्थिति आ गई थी आर्थिक कारण में। इसके साथ साथ जिसमें भारतीयों की स्थिति नहीं कर पा रहे, और ये स्थिति जो थी काफ़ी दुर्लभ होती जा रही थी। क्या हो रही थी, काफ़ी दुर्लभ होती जा रही थी। और जब विद्रोह का बिगुल बजता है तो आर्थिक स्थिति में जो सताए हुए थे, जो सत रहे थे, जो दुख को सह रहे थे, इसमें छोटे मोटे किसान भाई लोग, मजदूर भाई लोग, जब इतिहास में जब 1857 का विद्रोह का बिगुल बजता है तब यहाँ से बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लेते हैं और विद्रोह में साथ देते हैं।
ठीक था। तो ये था आपका आर्थिक कारण। अब हम लोग सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक और धार्मिक कारण। तो सामाजिक कारण में हम लोग यह चर्चा करेंगे विद्यार्थी, कुछ ब्रिटिश नीतियों के तहत सामाजिक नीतियों में बदलने का प्रयास किया गया, जिसमें विशेष रूप से विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? सती प्रथा। सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह की योजना शुरू कर दी गई। विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो लोग विधवा हो जाते थे, यानी सती प्रथा में ये होता था, अगर उनके पति मर गए तो पत्नी को भी उनके साथ में जला दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने शुरू कर दिया, यानी जो विधवा हो गए उसे फिर से पुनर्विवाह के लिए पुनर्विवाह उसका करवाया जा सकता है। तो ये हमारे उस समय के हिंदू धर्म में ये इनके खिलाफ थे हिंदू लोग, और इन्होंने यह सब प्रथा को समाप्त करके अपना प्रथा शुरू कर दी, यानी कि उनका समाज का नियम को कुरीतियों में उन्हें लगा कि हमारा समाज में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इनसे भी वो काफ़ी दुखी हो रहे थे। उसके साथ साथ बाल विवाह को रोक दिया गया। उस समय जो बच्चे होते थे उनके बच्चे में ही उनका ब्याह सेट कर, यानी शादी सेट कर दिया जाता था, और बच्चे में उनकी शादी कर भी दी जाती थी। तो उसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी कि उस समय उसको बाल विवाह को रोक दिया गया। किसके समय? यानी सामाजिक कारण में, ठीक है। उसके साथ साथ और इन्हें लगा कि यह जो हमारी परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, उसमें यह लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। उसके बाद धार्मिक कारण में हम लोग देखेंगे 1813 किसके 1813 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई कमिश्नरियों को भारत आने का आदेश दे दिया गया। 1813 का एक चार्टर एक्ट है, उसमें क्या किया गया? ईसाई कमिश्नरियों को भारत आने का आदेश दे दिया गया, और भारत आने के साथ ईसाई कमिश्नरियों जो थे क्या किए? अपना धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। इतना तक तो ठीक है, चलिए उन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और वो कभी कभी ऐसा बोल जाते थे कि इस भारत देश को हमें ईसाई देश बनाना है, इस भारत देश को हमें ईसाई देश बनाना। ऐसे इस कारण से भी लोग इनसे काफ़ी खफा थे, यानी दुखी थे। चलिए, तो ये इस प्रकार भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सैनिक कारण में। किसमें आते हैं? सैनिक कारण में। तो देखिएगा सैनिक कारण में क्या था। सैनिक कारण में आखिर में सैनिकों ने क्यों विद्रोह करना शुरू कर दिया? तो ब्रिटिश द्वारा जो सैनिक अनुपात था, ब्रिटिश के द्वारा जो सैनिक अनुपात था विद्यार्थी, वह था 5:1। 5:1, या कहीं कहीं आपको 2:1 भी मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बुक देखिए, बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारे बुक में अलग अलग चीज़ को लिखी है, तो उसे में ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सैनिक का अनुपात रखा गया था वो 5:1 रखा गया। 5:1 का मतलब विद्यार्थी कि 5 भारतीय सेना पर एक ब्रिटिश सेना, 5 भारतीय सेना पर ब्रिटिश का एक सेना। तो चलेगा, इसमें इस प्रकार से उसमें क्या कहता है कि सैनिक की संख्या तो अधिक हो चुकी थी, लेकिन उनके साथ मतभेद किया जाता था। उनके साथ क्या किया जाता था? मतभेद किया जाता था। मतभेद किस प्रकार का? तो उन्हें वेतन भत्ते का मतभेद, प्रमोशन का मतभेद, रहन सहन खान पान का मतभेद, यानी कि इन्हें इसमें क्या था? मतभेद किया जा रहा था, जिसके कारण वे लोग भी दुखी थे। इसके अलावा कई बार ऐसी परिस्थितियों को इन पर थोपने का प्रयास किया जाता था जो ये लोग कभी नहीं चाहते थे। जैसा कि 1857 के विद्रोह के जो सिपाही थे, उनमें यह कहना था, उनका यह सोच था, उनमें वह परंपरा थी कि अगर हम समुद्र के पार युद्ध करने जाते हैं तो हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, यानी हम अछूत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्हें जबरन या जबरदस्ती कहिए तो युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाता था, युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। इससे भी वो लोग समुद्र पार जाते थे और दुखी होते कि हमारा धर्म जो है नष्ट हो गया। इस प्रकार से भी वो लोग दुखी थे। उसके अलावा देखिएगा क्या किया गया समाज में। देखिए, कुछ लोग जो थे यानी समाज में जो दाढ़ी मोछ रखना चाहते थे, क्या करते थे? दाढ़ी मोछ रखना चाहते थे। उस समय का समाज का यह परिस्थिति थी कि दाढ़ी मोछ रखना उनका धर्म अपना समझते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, कोई दाढ़ी मोछ नहीं रख सकता, उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे भी वो काफ़ी दुखी थे। उसके बाद 1854 में देखिएगा, 1854 में डाक भर अधिनियम आया। क्या आया? डाक भर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत सैनिकों को फ्री में जो चिट्ठी लिखकर अपना घर, देखिए सब लोग दूर रहते थे सैनिक अपने घर से,
तो फ्री में चिट्ठी चलता था, फ्री में चिट्ठी लिख कर अपने घर भेजा करते थे और अपना दुख सुख जो भी हो सुनाया करते थे। लेकिन 1854 में जो डाकघर अधिनियम आया उसमें इस प्रथा को, इस अधिनियम को प्रतिबंध कर दिया गया। अब उस पर चार्ज लगाना शुरू कर दिया गया, चार्ज लगाना शुरू कर दिया गया, जिससे भी वो काफ़ी कि वो कम से कम दूर रहते थे, कम से कम फ्री में हो जाता था। अब उसमें भी यह चार्ज लगा दिया, इससे भी वह लोग काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे अपने आप में। देखिए अवध क्षेत्र को जब 1856 में अवध क्षेत्र था, अवध क्षेत्र एक बहुत बड़ा यूपी का क्षेत्र था 1856 में। कब? 1856 में। तो 1856 में जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो एक बात और कि 1856 का जो ये अवध साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो 1856 में यानी कि अवध क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र था यूपी का, और उसमें से बहुत सारे सैनिक जो थे ब्रिटिश सेना में मौजूद थे। तो जब अवध क्षेत्र को मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो जो अवध के क्षेत्र के सैनिक थे वो तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनके जो घर परिवार के लोग थे, बीवी बच्चा माँ बाप, जो इस सबको दुख तकलीफ होने लगा। तो जो सिपाही का माँ बाप या जो भी घर के लोगों को दुख तकलीफ होगा, वो सिपाही तो जरूर चाहेगा कि यही लोग हमारा घर परिवार वाले को दुख दे रहा और हम ही लोग इसका गुलामी कर रहे हैं। बहुत उसमें घृणा आती थी, यानी इस प्रकार से उनका मन उनके प्रति मतलब विद्रोह करने का था, लेकिन अभी यह शुरू होने का कारण ही बन रहा था। चलिए, तो ये था आपका इस प्रकार सैनिक कारण, ठीक है, सैनिक कारण हो गया। उसके बाद एक और बचा तत्कालीन कारण, यानी तत्कालीन कारण क्या था आखिर कारण में, आखिर में युद्ध जो हुआ तो इसका तत्कालीन कारण क्या था, आखिर यह तत्कालीन कारण इसका नाम क्यों पड़ गया। तो देखिएगा विद्यार्थी, यह जो तत्कालीन कारण पड़ गया, देखिएगा तत्कालीन कारण आखिर क्या है। देखिएगा तत्कालीन कारण यह है कि एक ब्राउन बेस बंदूक आई पहले उस समय 1856 में, 1856 के दिसंबर में, 1856 के दिसंबर में, 1856 के दिसंबर में एक बंदूक चला करती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था बंदूक का? ब्राउन बेस। जो ये बंदूक थी ब्राउन बेस, ये बंदूक के जगह पर जनवरी, इस बंदूक के जगह पर जनवरी यानी दिसंबर में, देखिएगा दिसंबर 1856 में कुछ दिनों के बाद इस ब्राउन बेस की जगह पर एक नई राइफल का निर्माण किया गया, यानी लाया गया। उस ब्राउन बेस को हटाकर एक नया राइफल, एक नई बंदूक को लाया गया जिसका नाम था एनफील्ड, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। चलिए, एनफील्ड राइफल थी इस बंदूक को, यानी इस राइफल को 18 दिसंबर के 1856 में इसे लाया गया और सेना में शामिल कर दिया गया। उसके बाद जनवरी 1857 में, ठीक है, देखिएगा जनवरी 1857 में दमदम में, कहाँ? दमदम, जो कहाँ पड़ता है विद्यार्थी? बंगाल में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? बंगाल में। दमदम में जनवरी 1857 में दमदम में सबसे पहले यह बात फैल गई कि यह जो नया राइफल आया है, एनफील्ड राइफल आया है, उसमें उसमें कारतूस बना होता है, उस कारतूस को खींचना पड़ता है। तो उसमें जो कारतूस भरा हुआ रहता था, उस कारतूस में वहाँ पे जो गोली थी, गोली में गाय और सूअर की चर्बी लगा रहता था। क्या लगा रहा था? गाय और सूअर की चर्बी लगा रहता था। यह बात सबसे पहले कहाँ पता चली थी? जनवरी 1857 के दमदम में। जो दमदम कहाँ पड़ता है आपका विद्यार्थी? तो बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा, और यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने इस बात को जब पता चला, यह बात आपकी तरफ फैलना शुरू हुई, तो लोगों को इसमें देखिए, इसमें ही होता था क्या विद्यार्थी, इसमें देखिए गाय और सूअर, यानी कि देखिए सैनिक में हिंदू भी मौजूद थे और मुस्लिम भी मौजूद थे। अगर गाय का रहता तो हिंदू लोग सिर्फ मना करता, या सूअर का रहता तो सिर्फ मुस्लिम लोग मना करता। क्योंकि देखिएगा गाय और सूअर का मेन कारण था ये चर्बी वाले कारतूस। ये चर्बी वाले कारतूस जो थे, यही तत्कालीन कारण था 1857 का विद्रोह का। तो ये जो तत्कालीन कारण था, यानी कि जो ये क्या कहता है, नई राइफल आई थी एनफील्ड राइफल, उसमें इसको कारतूस में पहले उसको दांत से काटना या छीलना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगती। इसमें धार्मिक विद्रोह का रूप ले लिया, यानी हम न हिंदू धर्म है, हम गाय का चर्बी को छू नहीं सकते। मुसलमान बोला हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग सूअर की चर्बी को छू नहीं सकते, दांत से छीन नहीं सकते, काट नहीं सकते। और यहाँ पर से विद्रोह का शुरुआत अब होना शुरू हो रहा था। उसके बाद विद्यार्थी, उसके बाद देखिए तत्कालीन कारण में, उसके बाद देखिए क्या होता है, फरवरी परिमानता क्या हुआ, गाय और सूअर की चर्बी को दांतों से काटना इन्होंने मना कर दिया। और जनवरी 1857 में यह बात सबसे पहले दमदम में पता चली। उसके बाद देखिएगा फरवरी 1857, अब देखिएगा फरवरी 1857 में,
फरवरी 1857 में कहाँ देखिएगा, बहरामपुर, कहाँ, बहरामपुर। फरवरी 1857 में बहरामपुर में यह बात फैली, ठीक है, बहरामपुर के छावनी में यह बात फैली। उसकी बाद धीरे धीरे यह क्या होना विद्यार्थी, देखिए बात बढ़ रहा है, जनवरी से फरवरी आए, फरवरी के बाद विद्यार्थी 29 मार्च, कब, 29 मार्च 1857 को यह बात बैरकपुर, कहाँ, बैरकपुर, देखिएगा बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में यह बात पता चल गई कि यह जो नया राइफल आया उसमें जो कारतूस लगा हुआ था वो गाय सुअर की चर्बी है, उसे दांत से छीलना या काटना पड़ता है, उसे कागज को या जो भी हो उसको हटाना पड़ता है। तो जब बैरकपुर छावनी में यह बात पता चली तो बैरकपुर का एक सिपाही था, कौन था, एक सिपाही, देखिएगा 34वीं रेजिमेंट का, 34वीं इन्फेंट्री बोल सकते हैं उसको, 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बैरकपुर छावनी का एक सिपाही 34वीं इन्फेंट्री का, जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। चलिए, तो मंगल पांडे जो था उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे, ठीक है, और वो जो थे गाजीपुर, अभी वर्तमान में गाजीपुर, उस समय के बलिया जिले के निवासी थे, बलिया जिले के गहरावा, बलिया जिले के गहरावा गांव के निवासी थे मंगल पांडे। तो देखिएगा 34वीं रेजिमेंट यानी 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे, उसने जब यह बात पता चली कि इसमें गाय सुअर की चर्बी, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि हम इसको नहीं काटेंगे, नहीं छीएंगे, ना ही कुछ करेंगे इस बंदूक से, ठीक है। तो वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका विरोध करना शुरू कर रहे थे, तो मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी, जिनका अंग्रेज का नाम था बाबू, एक का नाम था आपका सरबाग, क्या नाम था, सरबाग, एक का नाम था सर्जेंट हरुसन, ठीक है, हरुसन, ठीक है। पहला का नाम था आपका क्या, पहला हो गया आपका लेफ्टिनेंट सरबाग और दूसरा था सर हयूरसन, ठीक है, यानी कि सरबाग और हयूरसन को गोली मार दी और वहीं से विद्रोह बढ़ गया विद्यार्थी। उसके बाद अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल, कब, 8 अप्रैल, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी, आखिर में मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। क्या कर दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। चलिए, तो ये था आपका मंगल पांडे तक, यहाँ तक 1857 का विद्रोह, यानी मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और उसके बाद में यह माहौल धीरे धीरे जब सब पूरा छावनी जितना भी सेना थे, जब मंगल पांडे को फांसी पड़ी तो यह छावनी पूरे बाद में फैलना शुरू हो गई। उसके बाद यह बात धीरे धीरे आग की तरह पूरे जितने भी इलाका में युद्ध चल रहा था, यानी कि जितने भी सैनिक रहते थे सब में यह बात फैलना शुरू हो गया था। ये तत्कालीन कारण था। उसके बाद आखिर युद्ध अब प्रारंभ होगा विद्यार्थी, अब देखिए प्रारंभ का रूप लेता है, ठीक है। तो ये था आपका 1857 का विद्रोह का, यहाँ पे मंगल पांडे को फांसी हो गई। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं या अपने डिनोट करना चाहते हैं तो नोट करें। चलिए विद्यार्थी, आपने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया और आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रारंभ की ओर बढ़ेंगे, आखिर में इस युद्ध का प्रारंभ कैसे हो गया। तो देखिएगा विद्यार्थी, मंगल पांडे को जब फांसी पड़ जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, उसके बाद यह विद्रोह जो था, सभी सैनिकों को पता चला कि मंगल पांडे को 34वीं इन्फेंट्री या रेजिमेंट का एक सिपाही था जिसे चर्बी वाले कारतूस के कारण से फांसी दी गई। तो यह विद्रोह पूरे देश में यानी धीरे धीरे उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत में फैलना शुरू हो गया था। चलिए, तो शुरू हो गया था, प्रारंभ के विषय में हम बात करेंगे विद्यार्थी। चलिए, तो देखते हैं हम लोग प्रारंभ क्या होगा, कैसे शुरू हो गया। देखिएगा तो विद्यार्थी 10 मई, कब, 10 मई 1857 को एक मेरठ जगह का नाम है, ठीक है, मेरठ जो आपको दिल्ली से लगभग 30 मील की दूरी पर है। कितनी मील के, 30 मील की दूरी पर है, ठीक है। तो मेरठ से देखिएगा, तो यह विद्रोह जो शुरू हुआ विद्यार्थियों का कहाँ से शुरू होता है, तो मेरठ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो मेरठ से शुरू होता है। कितना कब होता है, 10 मई 1857 को
मेरठ से शुरू होता है। और देखिएगा इसमें होता है क्या, मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह शुरू हो जाता है और अपने रेजिमेंट के शास्त्रगारों पर, और अपनी रेजिमेंट यानी जो उसके अधिकारियों होते हैं, अंग्रेज अधिकारियों, उसके जो रेजिमेंट, उसके शास्त्रगार वहाँ उसे बोलते हैं विद्यार्थी, जिसमें बहुत सारे हथियार रखे हो या और भी बहुत सारे वस्तुएं रखे हो, यानी मेन रूप से समझिए शास्त्रगार में जहाँ पे शस्त्र रखा जाता है, ठीक है। तो उस पर धावा बोलना शुरू कर दिया, उसको लूटना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया गया, और धीरे धीरे यह पूरी पढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद 11 मई को, कब विद्यार्थी, 11 मई को वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, पैदल टुकड़ी निकलती हुए कदम से कदम मिलाकर, कदम सिंह के नेतृत्व में 2 कदम यानी 2 कदम, 1 कदम 2 यानी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पर अपना झंडा यानी दिल्ली को भी, और दिल्ली के सैनिकों का साथ मिल जाता है। और क्या होता है, दिल्ली का सैनिकों का भी साथ मिल जाता है। और 12 मई, कब, 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। क्या करते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और उस समय दिल्ली में कौन बैठा था, बिल्ली बैठा था। दिल्ली में कौन बैठा था, बिल्ली बैठा था। बिल्ली बोले तो विद्यार्थी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली बोले तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो ये देखिए, जब यहाँ पे दिल्ली में बिल्ली बैठा था, यानी दिल्ली जब उस समय बहादुर शाह जफर 80 वर्ष की उम्र के यानी बुजुर्ग थे। कितने थे, बुजुर्ग थे। रोजा का समय चल रहा था, बहादुर शाह जफर मुस्लिम थे, रोजा का समय चल रहा था। तो वहाँ पर जाकर वो रोजा जब उनका टूटता है तो वहाँ पर बहुत सारा हल्ला सुनाई पड़ता है। तो अपने सिपाहियों से पूछते हैं, तो बताते हैं कि आया हुआ है सभी मेरठ से, सभी ने सैनिकों को मार कर, अंग्रेज विद्रोहों को मारकर सब दिल्ली पर आए हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब खटखटाता है, कबाड़ी खोलता है भाई, तो जब मिलता है 1800 यानी कि जब मिलता है, सब कितने विद्रोहकारी थे, सब किससे मिलते हैं, दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय से जब जाकर मिलते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय से जब मिलते हैं और उन्हें अपना प्रमुख नेता चुनते हैं। क्या चुनते हैं, अपना प्रमुख नेता चुनते हैं, नेता चुनते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर नाम का एक बहादुर था, वो 80 वर्ष की अवस्था में थी, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी हड्डियां में अब दम नहीं थी। तो यानी कि अब वहाँ पे 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें प्रमुख नेता चुन दिया गया, मंत्री अपना चुन दिया, अपना मेन आदमी चुन दिया गया। लेकिन उन्हीं का बहादुर शाह जफर का एक सेनापति था। कौन था, सेनापति, देखिएगा सेनापति था, जिसका नाम था बख्त खां। क्या था, बख्त खां। यानी कि सेनापति कौन था उस समय, बख्त खां। किसका, बहादुर शाह जफर का एक सेनापति था बख्त खां। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, बख्त खां कर रहा था, ठीक है। और यह विद्रोह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, बुजुर्ग यानी कि हालांकि यह जो विद्रोह हुआ ज़्यादा देर तक टिका नहीं, यह विद्रोह ज़्यादा देर तक टिका नहीं। इसका टिकने का ना कारण यानी असफलता के कारण भी हम चलेंगे तो बताएंगे आपको। यानी यह विद्रोह ज़्यादा देर तक टिका नहीं, और उसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से अपना अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अपना फिर से अधिकार यानी कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी दिल्ली पर कब्जा किसका हो जाता है, अंग्रेज का फिर से हो जाता है दिल्ली पर कब्जा, और सैनिकों के इस विद्रोह को असफल कर दिया जाता है। और सैनिकों का इस जब विद्रोह रहता है विद्यार्थी, इस विद्रोह को असफल कर दिया जाता है। तो ये था आपका 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कैसे हो। अब रही विस्तार की चर्चा, जो मैं आपको मैप में बताऊंगा कि आखिर में विस्तार किस क्षेत्र में विस्तार था, 1857 का विस्तार, इसी में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस में कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे। यानी जब विद्रोह पूरे भारत में बढ़ता है, लेकिन दक्षिण भारत में यह विद्रोह नहीं चलता है, जिसके कारण यह पूरे भारत को इसको हम नहीं बोल सकते विद्रोह, इसलिए इसे असफलता इसमें हाथ लगी थी विद्यार्थी। अगर पूरा एकजुट होकर यह युद्ध लड़ा जाता तो हमें आज़ादी 1857 में ही मिल जाती, ठीक है। तो इसके विस्तार की चर्चा हम आपको मैप में करेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ बख्त खां आ गया, बख्त खां इसका नेतृत्व कर रहा था। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को पड़ गई थी। स्वरूप था, यानी स्वरूप में स्वतंत्रता संग्राम किसने बढ़ा था, तो बीडी सावरकर ने था। कारण में क्या था भाई, तो कारण राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालीन कारण। तो तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होते होते यानी 11 मई को दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में पूरे आग की तरह एकदम फैल जाती है। दिल्ली में कौन बैठा था, तो बिल्ली बैठा था। दिल्ली और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेता है पूरे सिपाहियों ने, और मिलता है बहादुर शाह जफर से।
बहादुर शाह जफर को अपना प्रमुख नेता चुन लेता है इस युद्ध का। और उसके बाद वो तो बहुत काफ़ी बूढ़े थे, यानी बुजुर्ग थे, 80 वर्ष की अवस्था में, तो उनका जो सेनापति था बहादुर शाह जफर का बख्त खां, वो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद जब युद्ध असफल हो जाता है तो 2 सन आए। कौन आए? 2 सन आते हैं। 2 सन, देखिएगा, 2 सन आते हैं और बहादुर शाह जफर को उठाकर ले चले जाते हैं। 2 सन आते हैं, बहादुर शाह जफर को ले चले जाते हैं। 2 सन, एक था बाबू, एक हड़सन। क्या था? हड़सन, वो था निकलसन। हड़सन और निकलसन, हड़सन और निकलसन। तो 2 सन आते हैं, हड़सन और निकलसन। और 1862 को, कब? 1862 को यहाँ से उठाकर बहादुर शाह जफर को कहाँ ले चल जाते हैं? रंगून ले चल जाते हैं। कहाँ? रंगून, जो बर्मा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बर्मा। बर्मा बोले तो पाकिस्तान बर्मा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। बर्मा में पहुंच जाते हैं, यानी बर्मा जो अभी वर्तमान का म्यांमार है। वर्तमान क्या है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपाई ताब है। क्या है? नेपाई ताब, यानी बर्मा ले चल जाते हैं। और वहीं पे उनकी वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और बर्मा में ही उनका एक मजार है, जिस मजार के सामने लिखा हुआ, एक बात और, ये जो बहादुर शाह जफर थे उर्दू के बहुत ही गजब शायर थे। उनका काफ़ी गजब शायर आपको देखने को मिलेगा। बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय जो थे उर्दू का शायर थे, ठीक है। तो ये था उनके मजार के सामने लिखा, मैं इतना बदनसीब हूँ, यानी मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मुझे अपने मुल्क में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे अपने मुल्क में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, फिर से इसे रिवीजन करते रहेंगे। कहीं पे दिक्कत हो और इसका आपको पीडीएफ चाहिए, अगर इस वीडियो का आपका पीडीएफ लेना है, यानी सब डिटेल में, यानी हैंड राइटिंग में इसका पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजधानी फैमिली के इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और आपको इसका 1857 का विद्रोह का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और उसके साथ, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट को हम लेकर आएंगे, इसके विस्तार और असफलता के कारण और परिणाम, ठीक है। आखिर में कौन कहां से नेतृत्व कर रहे थे, इस अगले वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।